हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी पार्श्विक विस्थापन की पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, हम बोलते हैं कि आपतित किरण और जो अंतिम अपवर्तित किरण है उन दोनों किरणों के मध्य की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ध्यान रखना, लंबवत दूरी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और उसके लिए हमने कांच की स्लैब बनाकर उसके लिए डेरिवेशन किया था और वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्या फॉर्मूला आया था अपने पास, स्मॉल d इज इक्वल टू साइन I माइनस आर इंटू में t अपॉन में कोस r। यानी जो पार्श्विक विस्थापन है वो मुख्यतः तीन ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्मॉल t क्या होती है, पट्टिका की चौड़ाई। I क्या होता है, I होता है कि अभिलंब से जिस कोण पर आपतित किरण उस कांच की पट्टिका पर आपतित हो रही है वो कोण होता है आपतन कोण I। तीसरा होता है स्मॉल r यानी अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा, कि अंतिम अपवर्तित किरण की अगर हम बात करें तो वो कोण अपने को छोड़ना है। पहला अपवर्तन जब होता है तो पहले अपवर्तन के पश्चात वो अपवर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है वो होता है अपवर्तन कोण। तो इस तरीके से पार्श्विक विस्थापन तीन ही चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आई दे देता है, आर नहीं देता है, म्यू दे देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक जो होता है वो। तो अपने को तीन चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी होंगी, स्मॉल आई, स्मॉल आर और जो पट्टिका की मोटाई है वो स्मॉल टी। तो इसी के तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से अपने पास कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास एक कोई क्वेश्चन है, हम बोलेंगे कि एक कांच की पट्टिका है और इस कांच की पट्टिका की मोटाई जो है, ये वाली जो मोटाई है वो अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोई प्रकाश की किरण है वो इस पट्टिका की एक सतह पर इस प्रकार से आपतित हो रही है और उसका अभिलंब के साथ बनने वाला ये वाला कोण अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ से अपवर्तन के बाद में क्या होगा, तो उसके लिए हमें माध्यम चाहिए। तो माध्यम पहला है वायु और ये है अपने पास कांच। ठीक है, वायु जो है वो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है प्रकाश की किरण के लिए। और कांच जो है वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में गति करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक गई और ये वाला जो कोण है वो अपने को दिया हुआ है 45 डिग्री। ये चीज़ें अपने को दी हुई हैं। अब वो पूछ क्या रहा है, इतना डायग्राम आपको देने के बाद में वो आपको पूछ रहा है पार्श्विक विस्थापन कितना होगा, पार्श्विक विस्थापन कितना होगा। तो हमें पता है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा दो और अंतिम अपवर्तित किरण, यहाँ पर फिर से अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन के बाद में देखो सघन से विरल माध्यम में गति करेगी, तो सघन से विरल माध्यम में गति करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट गई। ये अंतिम अपवर्तित किरण है, ये है आपतित किरण। इन दोनों के बीच की ये वाली जो लंबवत दूरी है इसे बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन और इसी की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो पार्श्विक विस्थापन को वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, पार्श्विक विस्थापन D बराबर होता है स्मॉल t साइन I माइनस आर अपॉन में कोस r। I क्या है आपके पास, I है आपतन कोण। क्या आपको डायग्राम में आपतन कोण का मान नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, R जो है वो क्या है, R है अपवर्तन कोण। पहला अपवर्तन जब होता है तो उसमें जो कोण बन गया वो, तो पहले अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन कोण कितना दिया हुआ है अपने को 45 डिग्री। और स्मॉल t क्या होती है, स्मॉल t होती है पट्टिका की मोटाई। तो पट्टिका की मोटाई या चौड़ाई जो है वो अपने को दे रखी है 10
सेंटीमीटर। अब आप चाहे तो इस सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं। अगर आपको पार्श्विक विस्थापन यानी ये वाली दूरी का मान मीटर में निकालना है तो, और अगर सेंटीमीटर में ही निकालना है तो पट्टिका की मोटाई को हमें चेंज नहीं करना है। देखिए सूत्र के अंदर, फॉर्मूले के अंदर मान रखिए तो स्मॉल d बराबर टी, टी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, इनटू में साइन आई का मान कितना है 60 डिग्री, माइनस में आर का मान कितना है 45 डिग्री, बटे में कोस आर का मान कितना, आर का मान है 45 डिग्री। ये सारे मान रखें तो स्मॉल d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू में साइन ये 60 माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री, बटे में कोस 45 डिग्री। मान रखो सबके d बराबर साइन 15 का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, 10 साइन 15 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान हमें सीधा पता होता है 1/√2, तो 1 में √2 रखूँगा तो √2 चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास पार्श्विक विस्थापन का मान आ गया 10√2 साइन 15 डिग्री, और यही मान अपना आंसर हो गया। यही मान जो है वो अपना आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ा आपको चेंज करके दे सकता है, जैसे यहाँ पर आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों दे दिए। अब यहाँ से वो आपतन कोण देकर अपवर्तन कोण नहीं दे, जबकि इसकी बजाय आपको कांच का अपवर्तनांक दे दे, तो कांच का अपवर्तनांक अगर आपको दे दे, वायु का अपवर्तनांक अगर आपको दे दे, तो अपवर्तन कोण वो नहीं देगा, तो अपवर्तन कोण अपने को निकालना, अपवर्तन कोण वो नहीं देगा तो अपवर्तन कोण अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैं लिखूँगा वायु म्यू कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपोन में साइन आर। तो यहाँ से आई का मान अपने को दिया हुआ है, अपवर्तनांक अगर अपने को देगा वो क्वेश्चन में, तो आर का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं और वो आर का मान इस फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं, तो भी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीक़ों से अगर आपको अपवर्तन कोण दे रहा है तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, अगर अपवर्तन कोण नहीं देगा तो भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक आपको देगा और अपवर्तनांक के आधार पर हम आर का मान निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कई सारी समांतर पट्टिकाओं को अलग अलग एक साथ रखा जाता है। अलग अलग समांतर पट्टिकाओं को एक साथ रखा जाता है। अलग अलग का मतलब है अलग अलग पदार्थ से बनी हुई, यानी उनके अपवर्तनांक जो हैं वो अलग अलग हैं। तो कई सारी यानी एक से अधिक पट्टिकाओं को जब समांतर रखा जाता है तो हम उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखते हैं जिसे हम नोट लगाकर लिखेंगे कि यदि एक से अधिक समांतर पट्टिकाएं हैं, यानी पहले यहाँ पर एक पट्टिका इस तरीके से रखी हुई है, इसके साथ ही कोई दूसरी पट्टिका, फिर तीसरी पट्टिका, उसके बाद में चौथी पट्टिका, और इस तरीके से कई सारी पट्टिकाएं रखी हुई हैं। इन पट्टिकाओं के अपवर्तनांक की बात करें तो N1, N2, N3, N4, N5 ऐसे ही चलता जा रहा है आगे की ओर, यानी कई सारी पट्टिकाएं रखी हुई हैं। अब ये पट्टिकाएं रखी हुई हैं और हमें ये देखना है कि कोई प्रकाश की किरण इस पर इस तरीके से आपतित हो रही है, ठीक है। अभिलंब से जो कोण बन रहा है, अभिलंब से जो कोण बन रहा है वो यहाँ पर मैं बोल लेता हूँ I1, ठीक है। I1 कोण बन गया। अब ये इससे इस माध्यम में आएगी तो हम बोल देते हैं कि यहाँ से ये या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर की ओर जाएगी, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि माध्यम किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो हम अपनी इच्छा से इस तरीके से अभिलंब की ओर थोड़ा इसे झुका देते हैं। यहाँ पर अगर हम अभिलंब बनाएं
तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, तो मैं इन दोनों कोणों को ही ले लेता हूँ I2। ठीक है, अब यहाँ से वापिस से इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद में मान लो ये प्रकाश किरण इस तरीके से चली गई, तो इस तरीके से चली गई, यहाँ पर हम लोग विलंब बना देते हैं। ये वाला कोण I2 ले लिया, तो ये वाला कोण मैं I3 ले लेता हूँ, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, I3 ही हो जाएगा। दोनों कोण I3 हो गए। उसके बाद में वापिस से ये लाइट रे जो है वो इस तरीके से गति करेगी और यहाँ पर वापिस इसका अपवर्तन होगा। यहाँ पर अपवर्तन होगा तो यहाँ पर फिर से हम लोग विलंब बना लेते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर, और इसे कितना मान लेते हैं हम लोग, I4 मान लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वापिस से अपवर्तन होगा, अपवर्तित किरण चली जाएगी। अब यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं हम लोग। ये वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, और इस कोण को हम लोग बोल देते हैं I5। और उसके बाद में प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से इधर चली गई है। तो ये देखिए अपने पास 5 अपवर्तनांक हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी अपवर्तनांक हो सकते हैं। और प्रकाश की किरण जो है वो इधर से प्रवेश करते हुए अलग अलग अपवर्तन के बाद में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण जो है वो अलग अलग अपवर्तन के बाद में जा रही है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस माध्यम के अपवर्तनांक और उस माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, इन दोनों का गुणा हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा नियत रहेगा। यानी n1 sin I1 इज इक्वल टू n2 sin I2 बराबर n3 sin I3 बराबर n4 sin I4 बराबर n5 sin I5। ऐसे ही जितने भी माध्यम हों और जितने भी माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, जितने भी प्रकाश ये जो कांच की पट्टिकाएं हैं इनसे अपवर्तन हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n1 यानी उस माध्यम का, उस कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक और उस कांच की पट्टिका के लिए आपतन कोण की ज्या, दोनों का गुणा हमेशा नियत रहेगा। अब इससे हम तुलना कर सकते हैं कैसे, कि अगर दो कांच की पट्टिकाएं हों तो मैं लिख सकता हूँ n1 sin I1 बराबर n2 sin I2। यहाँ से अगर मैं I2 को इधर ले आऊँ तो मैं लिखूँगा sin I1 बटे में sin I2 बराबर हो जाएगा n2 बटे में n1। और यही अपने पास स्नेल का भी नियम था। तो ये स्नेल के नियम और कांच की पट्टिकाओं से अपवर्तन के अंदर दोनों को हमने मिक्स करके एक नोट बना दिया, जिसे आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि किन्हीं भी अलग अलग पट्टिकाओं के लिए उसके अपवर्तनांक और आपतन कोण की ज्या, दोनों का गुणा हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नोट कीजिए। चलिए, ये नोट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर पट्टिकाएं कहीं पर आ गई तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि n1 sin I1 इज इक्वल टू n2 sin I2, और उससे हम कई तरीके की प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने पार्श्विक विस्थापन की बात की, तो पार्श्विक विस्थापन हमें पता है लंबवत दूरी होती है आपतित किरण और अंतिम अपवर्तित किरण की। अब एक विस्थापन और होता है जिसे हम बोलते हैं सामान्य विस्थापन। वो क्या होता है? सामान्य विस्थापन। एक तो बोल दिया हमने पार्श्विक विस्थापन और दूसरा हो गया सामान्य विस्थापन। क्या होता है इसे हम डायग्राम से ही समझेंगे कि अपने पास कोई एक कांच की पट्टिका है और उस कांच की पट्टिका में से हम एक वस्तु को देख रहे हैं। मैं इसका मध्य बिंदु ले लेता हूँ, मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है
इस पर यहाँ पर कोई एक वस्तु जो है वो रखी हुई है, इसको हमने नाम दे दिया O, और इधर से हम लोग इस वस्तु को देख रहे हैं। तो जब हम इधर से इस वस्तु को देख रहे हैं तो दिखाई कब देगी वस्तु? दिखाई तब देगी जब इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आंखों तक या उस प्रेक्षक तक पहुंच पाएंगी। इधर जो है वो आंखों तक या उस प्रेक्षक तक पहुंच पाएंगी। इधर जो है वो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है। तो देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। यहाँ से दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से आ रही है। अब ये जो चारों तरफ का माध्यम है ये है आपके पास वायु, और ये जो है वो ये है कांच, ठीक है। तो अब देखो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम के अंदर आती है तो मैंने एक अभिलंब बना दिया, और हम क्या बोलेंगे कि विरल से सघन माध्यम के अंदर जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी ये जो प्रकाश की किरण है ये इस तरीके की हो जाएगी, अभिलंब से थोड़ा अभिलंब के पास आ जाएगी। ये वाली प्रकाश की किरण की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि ये अपवर्तन के बाद में अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है, अभिलंब के पास आ जाएगी। तो अभिलंब के पास आ जाएगी तो ये प्रकाश की किरण जो है वो उसे अभिलंब के पास हमने इस तरीके से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब वापस से अपवर्तन होगा, यहाँ पर वापस से अपवर्तन होगा तो हम पर बात करेंगे कि प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में आ रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब वो अभिलंब से दूर हट जाएगी तो हमने बोल दिया भाई अभिलंब से वो दूर हट गई, थोड़ा सा दूर हट गई। इधर से भी अभिलंब से वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणें, दूर हटने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इधर आ रही हैं, और यहाँ पर अगर कहीं पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कहीं पर अगर ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जर्वर को ये वस्तु जो है वो कहाँ पर दिखाई देगी, तो उस ऑब्जर्वर तक ये दोनों प्रकाश की किरणें पहुँच रही हैं, तो उसे ये लगेगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जो हैं वो उस वस्तु से आ रही है। तो उस वस्तु से आ रही है तो मैं इन दोनों प्रकाश की किरणों को अगर आगे बढ़ाऊँ इधर, तो आगे बढ़ाने पर मुझे लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो यहाँ से इस बिंदु से आ रही है, क्योंकि सीधा अगर डायरेक्ट मैं इसे मिलाऊं तो यहाँ से मुझे ये प्रकाश की किरणें आती हुई नजर आएगी, और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O डैश। तो देखो वास्तव के अंदर तो ये वाली वस्तु थी, लेकिन कांच की पट्टिका में से देखने पर मुझे वस्तु यहाँ पर नजर आई। तो ये जो O पर वस्तु है वो वास्तव के अंदर है, यानी वास्तविक वस्तु है जो हमने यहाँ पर रख रखी है, लेकिन हमें O डैश पर वो वस्तु नज़र आ रही है, यानी आभासी वस्तु जो है वो हमें O डैश पर नज़र आती है। जैसे कांच की कोई भी पट्टिका है, उसमें से जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ जो है वो हमें थोड़ा सा नज़दीक नज़र आती है। अब ये जितनी नज़दीक नज़र आती है, यानी वास्तविक और आभासी स्थिति जो है वस्तु की, उन दोनों में जो अंतर है इसे हम लोग बोलते हैं x, और इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है सामान्य विस्थापन। यानी वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति के मध्य जितनी दूरी का अंतर होता है वो दूरी का अंतर बोला जाता है x या सामान्य विस्थापन। तो यहाँ से अगर हम x के बारे में लिखना चाहें तो सामान्य विस्थापन क्या लिखूंगा, वस्तु की आभासी व वास्तविक स्थितियों में अंतर सामान्य विस्थापन कहलाता है। सामान्य विस्थापन कहलाता
है। वास्तविक और आभासी स्थितियों में अंतर जो है वो क्या कहलाता है? सामान्य विस्थापन। और सामान्य विस्थापन अगर हमें देखना हो तो सामान्य विस्थापन बराबर होता है 1-1/म्यू गुणा में टी। ये होता है सामान्य विस्थापन। म्यू क्या है? म्यू है वो पट्टिका जो है उस पट्टिका का अपवर्तनांक, उस पट्टिका का अपवर्तनांक। टी जो है वो टी है पट्टिका की मोटाई, पट्टिका की मोटाई। यानी अपवर्तनांक और अगर पट्टिका की मोटाई अपने पास है तब हम आभासी और वास्तविक स्थितियों के मध्य दूरी का अंतर देख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य विस्थापन बोलते हैं। तो सामान्य विस्थापन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1/म्यू इंटू में टी। नोट डाउन कीजिए। इसका अपवर्तनांक जो है कांच की पट्टिका का वो म्यू है और टी है अपने पास इसकी मोटाई। चलिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, या जिन्हें हम बोलते हैं कि थ्योरी टाइप का क्वेश्चन जो है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो थ्योरी टाइप क्वेश्चन ही बोला जाता है इनको। ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक बात होती है जिसे हम बोलते हैं प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ दो चीजें होती है अपने पास, एक तो होता है प्रकाशिक पथ और एक होता है ज्योमेट्रिकल पाथ, यानी ज्यामितीय पथ। तो प्रकाशिक पथ और ज्यामितीय पथ दोनों ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब प्रकाशिक पथ जो है वो क्या होता है? अब प्रकाशिक पथ जो है वो क्या होता है? तो प्रकाशिक पथ की अगर हम बात करें तो प्रकाशिक पथ जो है वो क्या होगा? कोई प्रकाश किरण जितने समय में किसी माध्यम में जितना पथ तय करती है, जितना पथ तय करती है उतने ही समय में वही प्रकाश किरण निर्वात में जितना पथ तय करती है वह प्रकाशिक पथ कहलाता है। प्रकाशिक पथ कहलाता है। चलिए एक डायग्राम से इसे देखते हैं कि जैसे अपने पास एक कोई पट्टिका है, ठीक है, इस पट्टिका पर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है,
ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जो है वो इस पट्टिका के अंदर आ रही है। अब पट्टिका के अंदर आने पर ये प्रकाश की किरण जो है वो सीधी जानी चाहिए। अगर यहाँ पर निर्वात होता तो बिल्कुल सीधी जाती वो, और यहाँ से वापस निकल जाती। लेकिन अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद में प्रकाश किरण जो है वो इस तरीके से ना जाकर इस तरीके से इधर चली जाती है। ठीक है। अब अगर ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग बोल देते हैं x, क्योंकि ये अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ये अपनी ज्यामिति के अनुसार है। तो इस x को तो बोला जाता है ज्यामितीय, इस x को क्या बोला जाता है? ज्यामितीय पथ। ठीक है, क्योंकि ये अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है। या फिर मैं इस x को बोल सकता हूँ इस पट्टिका की लंबाई। अब इस पट्टिका की लंबाई की अगर हम बात करें तो वो है x, और उसे हमने क्या बोल दिया? ज्यामितीय पथ। लेकिन प्रकाशिक पथ की अगर बात करें तो वो प्रकाशिक पथ है कि उस माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण उतने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। अगर इसकी हम लोग अपवर्तनांक को म्यू ले लें तो प्रकाशिक पथ द्वारा, प्रकाशिक पथ या फिर उस प्रकाश की किरण द्वारा माध्यम में तय की गई दूरी जो है वो होती है प्रकाशिक पथ, और उस प्रकाशिक पथ का जो मान है वो होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक गुणा में ज्यामितीय पथ, गुणा में ज्यामितीय पथ। तो यहाँ पर प्रकाशिक पथ अगर हमें निकालना है तो अपवर्तनांक म्यू इंटू में ज्यामितीय पथ कितना? x। हमें वो समय निकालना हो कि कितने समय में पार कर रही है ये, तो पार करने में लगा समय जो है, पार करने में लगा समय, तो पार करने में लगा समय जो है t बराबर हो जाएगा प्रकाशिक पथ अपॉन में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाशिक पथ जो है वो कितना? म्यू इंटू एक्स। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? c। तो x जो है वो तो ज्यामितीय पथ, और म्यू इंटू एक्स क्या बन गया यहाँ पर? प्रकाशिक पथ। तो जो प्रकाशिक पथ है वो होता क्या है कि कोई प्रकाश किरण जितने समय में किसी माध्यम में जितना पथ तय करती है उतने ही समय में वही प्रकाश किरण निर्वात में जितना पथ तय करती है। इसीलिए हमने प्रकाश की चाल को किस में लिया है? निर्वात में लिया है। निर्वात में जितना पथ तय करती है वह प्रकाशिक पथ कहलाता है। होता क्या है प्रकाशिक पथ? अपवर्तनांक गुणा में ज्यामितीय पथ, और ज्यामितीय पथ कितना हो गया? x हो गया। तो t बराबर हो गया प्रकाशिक पथ बटे में प्रकाश की चाल। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आभासी और वास्तविक ऊंचाई की बात करेंगे कि कोई वस्तु अगर किसी द्रव की सतह पर पेंदे पर रखी हुई है तो वो हमें ऊंची उठी हुई क्यों दिखाई देती है। थैंक यू।